नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, प्यून प्रीलिम्स, एसआई प्रीलिम्स, हॉस्टल वार्डन, एडीओ, आरआई, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि हिंदी व्याकरण से प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। हिंदी व्याकरण से लगभग 10 नंबर के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एसआई प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो का आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिए हुए हैं, वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समुदाय या समूह को जो है वर्णमाला कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मूलतः हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से स्वर के 11 वर्ण होते हैं, अयोगवाह के 2, व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4 और उत्क्षिप्त व्यंजन 2। इस प्रकार से कुल 52 वर्ण होते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है वे स्वर कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर। हिंदी में लेखन के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या 13 है। इसको भी आप याद रखेंगे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी में लेखन के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रहना चाहिए कि स्वर वर्णों की संख्या 13 है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर। प्रश्न नंबर दूसरा जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक काफ़ी बार पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, अधम का विलोम शब्द क्या है? तो क्या है अधम का विलोम शब्द? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तम। अधम का विलोम शब्द जो है उत्तम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है? तो क्या है नैसर्गिक का विलोम शब्द? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम। नैसर्गिक का विलोम शब्द जो है कृत्रिम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, वर्तनी का सबसे बड़ा आधार है। तो क्या है वर्तनी का सबसे बड़ा आधार? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चारण। वर्तनी का सबसे बड़ा आधार उच्चारण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। लिखने की रीति को ही वर्तनी कहा जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। लिखने की रीति या अक्षरी को जो है वर्तनी कहा जाता है, इसे हिज्जा भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो कौन सा है शुद्ध शब्द? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली। शुद्ध शब्द जो है ऑप्शन नंबर बी, मैथिली है। शुद्ध अशुद्ध से भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी आप अच्छे से पढ़िए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो कौन सा है अशुद्ध शब्द? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दवाइयाँ। अशुद्ध शब्द जो है ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, गुण दोषों का परख करने वाला कहलाता है। तो क्या कहलाता है गुण दोषों का परख करने वाला? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समालोचक। गुण दोषों का परख करने वाला जो है समालोचक कहलाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। साहित्य से संबंधित व्यक्ति को जो है साहित्यिक कहा जाता है, और जो नभ में चलने वाला व्यक्ति होता है उसे नभचर कहा जाता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समालोचक। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, कबूतर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो क्या है कबूतर का पर्यायवाची शब्द? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परेवा। कबूतर का पर्यायवाची शब्द जो है परेवा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ही कबूतर को कपोत, पारावत, रक्तलोचन, हारिल ये भी कहा जाता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योति। किरण का पर्यायवाची शब्द जो है ज्योति है। इसके साथ ही इसको अंशु, कर, दीप्ति, प्रभा, रश्मि, मयूख, मरीचि, केतु ये भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, इन सभी को आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। तो कौन कौन से भेद होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अर्थ के आधार पर
ऑप्शन ए में दिया हुआ है सार्थक शब्द, ऑप्शन बी में दिया हुआ है निरर्थक शब्द। ये दोनों भेद होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा है तत्सम शब्द? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र। क्षेत्र जो है तत्सम शब्द है। बाकी जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है खेत, ये जो है तद्भव शब्द है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है आग, ये भी तद्भव शब्द है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है रात, ये भी तद्भव शब्द है। तो ये प्रश्न में जो है तत्सम शब्द ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र जो है तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द उसे कहा जाता है संस्कृत के समान जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए होते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य, पुष्प, पुस्तक, बालक, कन्या, ये सभी जो हैं तत्सम शब्द हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? तो कौन सी प्रकार की संज्ञा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक। शिक्षक जो है जातिवाचक संज्ञा है। जो शब्द किसी जाति का बोध कराती है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है शिक्षक, लड़की, लड़का, खिलाड़ी, कलम, घर, ये सभी जो हैं जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के गुण व दोषों का बोध होता है वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के गुण व दोषों का बोध होता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक संज्ञा। जैसे कि रंग, काला, पीला, नीला, ये जो है गुणवाचक विशेषण है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है संयुक्त क्रिया का चयन कीजिए। तो कौन सा है संयुक्त क्रिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह अपना काम कर चुका होगा। कर चुका में दो क्रियाएं का योग है। तो इस प्रकार से जो है संयुक्त क्रिया जो है ऑप्शन नंबर सी, वह अपना काम कर चुका होगा, ये जो है संयुक्त क्रिया है। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, पियून प्रीलिम्स, एसआई प्रीलिम्स, हॉस्टल वार्डन, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। दोस्तों हिंदी व्याकरण से प्रश्न जो है परीक्षा में आते ही हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।